कर्नाटक के दक्षिण में एक जगह है धर्मस्थल। अगर आप उसकी तस्वीरें देखें तो एक बहुत ही शांत, एक पवित्र जगह की छवि बनती है। शाम का समय, मंदिर की घंटियां और हजारों लोग जो वहां अपनी आस्था लेकर आते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां लोगों को लगता है कि उन्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन इसी शांत तस्वीर के बीच सोचिए, एक भूचाल आ जाता है। साल 2025 में एक खबर आती है और वो इस पूरी शांति को भंग कर देती है। हाँ, और ये खबर कोई छोटी मोटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मंदिर का ही एक पूर्व कर्मचारी सामने आता है और एक ऐसा दावा करता है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उसका कहना था कि इस पवित्र मानी जाने वाली जमीन के आसपास गुप्त रूप से सैकड़ों शवों को दफनाया गया है। और इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। नेगेटिव रिपोर्ट्स और एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट हैं। तो आज हम इन सोर्सेज के जरिए ये समझेंगे कि ये आरोप आखिर थे क्या, इनसे कौन से सवाल उठे और आज ये मामला कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। और ये कहानी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आरोप किसी ऐसी जगह पर लगते हैं जिसे समाज पवित्र मानता है, सवालों से परे मानता है, तो वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह जाती है। नहीं। वो लोगों के भरोसे पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला होता है। एग्जैक्टली। एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर सबसे पवित्र मानी जाने वाली जगहें भी सुरक्षित नहीं है तो फिर इंसान भरोसा कहाँ करे। बिल्कुल सही कहा। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये सब कुछ हुआ था 1995 से 2014 के बीच। मतलब लगभग 20 साल का लंबा अरसा। हाँ, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं थी, लगभग 2 दशक। ये टाइम फ्रेम ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। और यही बात इस मामले को और ज्यादा परेशान करती है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर ये आरोप सच हैं तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक पूरी व्यवस्था के नाक के नीचे होता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। हाँ, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो ये सिर्फ कुछ लोगों के अपराध की कहानी नहीं रह जाती, ये एक तरह से पूरे सिस्टम के फेलियर की तरफ भी इशारा करती है। और ये आरोप सिर्फ शवों को दफनाने तक ही सीमित नहीं थे, दावा उससे कहीं ज्यादा भयानक था। कहा गया कि कई शवों पर यौन शोषण के निशान थे और मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब मैंने सोर्स में ये डिटेल पढ़ी तो सच कहूं, ये मामला और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। जाहिर है, जब इतने गंभीर आरोप लगे तो सरकार पर भी दबाव बना और फिर आनन फानन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी क्यों? मतलब रेगुलर पुलिस जांच क्यों नहीं? देखिए, ऐसे मामलों में एसआईटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई परतें होती हैं, पावरफुल लोग शामिल हो सकते हैं और सबूत मिटाने का खतरा भी होता है। बिल्कुल। तो एसआईटी का गठन एक तरह से सरकार का ये कहना होता है कि हाँ, हम इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो एसआईटी बन गई, जांच शुरू हुई, लेकिन इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया वो आया 3 जुलाई 2025 को। हाँ, ये दिन बहुत अहम था। उस दिन अदालत में एक नकाबपोश गवाह पेश हुआ। उसने अपनी पहचान मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी के तौर पर बताई और उसने जो गवाही दी उसने इस केस को एक नेशनल हेडलाइन बना दिया। जब मैंने उसकी गवाही का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा तो उसमें एक लाइन ऐसी थी जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कोर्ट को बताया कि उसे धमकाया गया था। उसके शब्दों में उससे कहा गया था, अगर तुम दफना नहीं सकते हो तो तुम्हें दफना दिया जाएगा। अरे बाप रे! ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, एक असली कोर्ट की गवाही थी। सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। और फिर उसने जो नंबर बताया वो तो और भी चौंकाने वाला था। क्या नंबर? उसने दावा किया कि उसे हजारों शव दफनाने पर मजबूर किया गया। हजारों! ये नंबर इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। 1 मिनट, हजारों? ये तो अविश्वसनीय है। जांच करने वालों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? यही तो जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ इतना बड़ा दावा और दूसरी तरफ इसे साबित करने का जबरदस्त दबाव। इसलिए जब एसआईटी उस गवाह को लेकर उन जगहों पर पहुंची जिनकी उसने निशानदेही की थी तो सबकी सांसें अटकी हुई थी। गवाह ने कुल 13 मुख्य जगहों की पहचान की। और उन्हें वहां क्या मिला? क्या गवाह की बातें सच साबित हुई? और यहीं पर यह केस और ज्यादा उलझ जाता है। अच्छा। जो रिजल्ट्स आए वो बहुत कंफ्यूजिंग थे। कुछ जगहों पर खुदाई करने पर टीम को इंसानी हड्डियां और अवशेष मिले। तो मतलब वो सच कह रहा था? कुछ हद तक। इससे उसके दावे को वजन तो मिला, लगा कि शायद वो सच कह रहा है। लेकिन एक बड़ा लेकिन, क्योंकि जिन 13 जगहों की उसने निशानदेही की थी उनमें से कई जगहें पूरी तरह से खाली निकली, वहां कुछ नहीं मिला। अरे! अब आप सोचिए, जांच टीम के सामने क्या पहेली खड़ी हो गई। एक ही गवाह है, उसकी बताई कुछ बातें सच निकल रही हैं और कुछ पूरी तरह गलत।
तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, मतलब क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, यहाँ कई थ्योरीज हैं। पहली, क्या गवाह झूठ बोल रहा था? लेकिन फिर सवाल उठता है कि कुछ जगहों पर हड्डियां क्यों मिली? सही बात है। दूसरी थ्योरी, क्या इतने सालों में उसकी याददाश्त धुंधली पड़ गई है और उसे ठीक ठीक जगहें याद नहीं? ये भी संभव है। हो सकता है। और तीसरी, जो सबसे डरावनी संभावना है, वो ये कि क्या सबूतों को वहां से हटा दिया गया था? क्या किसी को पहले ही भनक लग गई थी और उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया? उफ, इन सवालों ने तो इस केस को एक ऐसे रहस्य में बदल दिया जहां हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। बिल्कुल। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी खबर बाहर आई होगी तो समाज में भी खलबली मची होगी। सोर्सेज बताते हैं कि 2 बिल्कुल अलग-अलग खेमे बन गए। हाँ, ये ऐसे मामलों में अक्सर होता है। एक तरफ मंदिर ट्रस्ट का बयान आया, उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सच सामने आए। उन्होंने खुद को आरोपों से अलग कर लिया। पूरी तरह से। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसे एक साजिश कहना शुरू कर दिया। साजिश? कैसी साजिश? उनका तर्क था कि ये धर्म और धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। अच्छा, क्या इस बात में कोई दम हो सकता है? क्योंकि हजारों शवों का दावा वाकई बहुत बड़ा है। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू है। जब भी किसी शक्तिशाली संस्था, खासकर धार्मिक संस्था पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उसे सिर्फ एक क्राइम के तौर पर नहीं देखा जाता। उसके साथ राजनीति, आस्था, पहचान सब जुड़ जाता है। बिल्कुल, विपक्षी दलों का ये कहना कि ये एक साजिश हो सकती है, ये दिखाता है कि समाज कितना बटा हुआ था। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये धर्म पर हमला है, तो वहीं दूसरों को लग रहा था कि धर्म की आड़ में भयानक अपराधों को छुपाया जा रहा है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ सोर्स में दिए गए अलग-अलग नजरियों को बता रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इस मामले ने समाज पर जो असर डाला वो सिर्फ डर या बहस तक ही सीमित नहीं था, है ना? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसने जाति से जुड़े कुछ पुराने घावों को भी कुरेद दिया। बिल्कुल, और ये इस मामले की एक बहुत ही जटिल परत है। जब भी किसी पावरफुल संस्था पर आरोप लगते हैं तो अक्सर ये सवाल उठता है कि पीड़ित कौन है और आरोपी किस समुदाय से हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस मामले में भी ये चर्चा शुरू हो गई, जिससे एक सामाजिक तनाव पैदा हो गया। जांच जो पहले से ही मुश्किल थी, वो इस सामाजिक और राजनीतिक दबाव की वजह से और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक क्राइम की जांच नहीं रह गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई बड़े सवाल खड़े कर रही थी। पहला, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का। लोग हजारों किलोमीटर दूर से इन जगहों पर अपनी आस्था लेकर आते हैं, ये मानकर कि वो वहां महफूज हैं। हाँ, और इस एक घटना ने उस भरोसे की नींव हिला दी। दूसरा बड़ा सवाल था बड़ी संस्थाओं की जवाबदेही का। कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना मानी जाए, क्या वो पारदर्शिता और जवाबदेही से ऊपर हो सकती है? और तीसरा, जैसा हमने बात की, इसने समाज के अंदर की दरारों को और चौड़ा कर दिया। सही कहा। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का एक प्रतीक बन गया था। तो इन सब के बीच जांच की मौजूदा स्थिति क्या है? हम कहां तक पहुंचे हैं? जैसा हमने बात की, एसआईटी की खुदाई के रिजल्ट्स मिले जुले रहे। कहीं हड्डियां मिली, कई जगह खाली। तो जांच एक तरह से फंसी हुई है। हाँ। और कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। वो क्या? जिस शिकायतकर्ता ने ये पूरा मामला सामने लाया था, अब उसी पर झूठा बयान देने का आरोप लग गया है। 1 मिनट, क्या मतलब जिस इंसान की वजह से ये सब कुछ खुला, अब वो ही मुश्किल में है? ये कैसे हुआ? यही इस केस को और भी कंफ्यूजिंग बनाता है। जब गवाह के बताए कई स्पॉट खाली निकले, तो दूसरी तरफ से ये तर्क दिया जाने लगा कि वो शायद झूठ बोल रहा है या किसी के बहकावे में आकर ये सब कर रहा है। अच्छा। अब जांच टीम के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें उन हजारों शवों के दावों की सच्चाई का पता लगाना है, और दूसरी तरफ ये भी तय करना है कि कहीं शिकायतकर्ता खुद ही तो गुमराह नहीं कर रहा। इससे तो पूरा नैरेटिव ही पलट जाता है। बिल्कुल। तो आगे का रास्ता क्या है? क्या इस मामले में कभी सच सामने आ पाएगा? हमारे सोर्सेज भविष्य को लेकर क्या कहते हैं? सोर्सेज के मुताबिक कुछ कदम हैं जो आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। सबसे जरूरी है एसआईटी की फाइनल जांच रिपोर्ट का पब्लिक होना। हाँ, उससे काफी कुछ साफ होगा। बिल्कुल। उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि उन्हें ठोस सबूत के तौर पर क्या मिला और क्या नहीं। दूसरा, एक मांग ये भी उठ रही है कि उस इलाके से पिछले 20-25 सालों में जितनी भी महिलाएं और बच्चे लापता हुए हैं, उन सारे केस की फाइल्स को दोबारा खोला जाए। शायद कोई पैटर्न मिल जाए। शायद। ये बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा। लेकिन शायद सच तक पहुंचने का यही एक तरीका हो। और तीसरा, जो शायद सबसे लंबे समय तक असर डालेगा, वो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पारदर्शिता की बढ़ती मांग।
जब ऐसी कोई घटना होती है तो समाज अपनी संस्थाओं से ज्यादा जवाबदेही की उम्मीद करने लगता है। लेकिन इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। मामला अभी भी जांच के दायरे में है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सच्चाई तक पहुंचने के इस रास्ते में अभी और कितने मोड़ और कितनी चुनौतियां बाकी हैं। सही कहा। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? इन सारे तथ्यों, आरोपों, दावों और पलटवारों को देखने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? ये कहानी सिर्फ धर्मस्थल नाम की एक जगह या कुछ घटनाओं के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरी है। ये विश्वास, धारणाओं और सच को खोजने की एक बेहद मुश्किल लड़ाई के बारे में है। हमारे सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करती है। क्या? अगर पवित्र माना गया स्थान भी सवालों के घेरे में आ सकता है, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? ये सवाल सिर्फ धर्मस्थल जाने वालों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है जो किसी न किसी संस्था, विचार या इंसान में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं को सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इस मामले का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि एक संस्था में क्या गलत हुआ। तो क्या है? खतरनाक अपराधों के लिए अंधेरे कोने बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ धर्मस्थल की नहीं बल्कि उस अंधे विश्वास की है जो जवाबदेही को खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में इस मामले को कैसे याद रखा जाएगा? न्याय की एक शक्तिशाली मिसाल के तौर पर, जहां सच हर मुश्किल के बावजूद सामने आया, या फिर इतिहास के पन्नों में दबे एक और अनसुलझे और दर्दनाक अध्याय के रूप में, जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी सबसे पवित्र जगहों पर सबसे गहरे राज दफन होते हैं। बिल्कुल। इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।